मैं डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, छत्तीसगढ़, आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के सत्र में हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम पृष्ठभूमि देखेंगे, किस प्रकार से यह युद्ध प्रारंभ हुआ था, इसके पृष्ठभूमि में क्या था, फिर युद्ध के कारण क्या थे, कारणों के विश्लेषण के पश्चात घटनाएं क्या थीं, युद्ध की कौन कौन सी घटनाएं थीं, फिर अंत में संधि हुई थी पौंडीचेरी की, उसकी शर्तें क्या थीं, और सबसे अंत में द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक इसकी घटनाएं चली थीं। पृष्ठभूमि पर विचार कर लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के पश्चात अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों दोनों की महत्वाकांक्षा में वृद्धि हो चुकी थी, पर भारतीय नरेशों के मामले में हस्तक्षेप करने के ये बड़े इच्छुक थे। किसी न किसी कारण से भारतीय राजाओं, नरेशों, रियासतों के मामले में हस्तक्षेप करना चाहते थे तथा उसका लाभ उठाना चाहते थे। अंग्रेजों को यह अवसर तंजौर में प्राप्त हो गया, जो उनकी इच्छा थी। पद से हटाए गए शासक शाहजी को तत्कालीन शासक प्रताप सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों ने सहायता का वचन दिया। बदले में शाहजी ने संपूर्ण युद्ध का व्यय और देवी कोटाई नामक नगर अंग्रेजों को देने का वचन दिया। तंजौर में अंग्रेजों का पहला आक्रमण विफल हुआ। दूसरे आक्रमण में अंग्रेजों ने देवी कोटाई को जीत लिया, परंतु प्रताप सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली। इसके अनुसार देवी कोटाई और उसके निकट 36,000 वार्षिक आय का भूभाग अंग्रेजों को उसने देने का वचन दिया। अंग्रेजों ने शाहजी का पक्ष छोड़ दिया, जैसा कि उनको लाभ से मतलब था। इससे कोई अर्थ उनको नहीं था कि किसका पक्ष उन्होंने लिया है। नैतिकता का पालन उन्होंने नहीं किया और उसे शाहजी को, जिसका पक्ष लेके उन्होंने युद्ध का वचन दिया था, उसे 4,000 प्रतिवर्ष पेंशन देकर मद्रास में रहने की जो व्यवस्था की गई थी उसको स्वीकार कर लिया। इसी तरह फ्रांसीसियों और अंग्रेजों को हैदराबाद और कर्नाटक में भी यह अवसर शीघ्र ही मिल गया, जो अंततः द्वितीय कर्नाटक युद्ध में परिणत हुआ, या वहाँ की परिस्थितियों ने द्वितीय कर्नाटक युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न कर दी। अब देख लेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के क्या कारण थे, कौन कौन से कारण इसके लिए जिम्मेदार थे। पहला कारण था अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा। प्रथम कर्नाटक युद्ध के पश्चात फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा में वृद्धि हुई। डुप्ले पूरे दक्षिण भारत एवं पूरे भारत पर अधिकार करने के सपने देखने लगा। अंग्रेजों की भी महत्वाकांक्षा में वृद्धि हुई थी। वे भी इसी प्रकार की कल्पना कर रहे थे तथा अधिकाधिक लाभ एवं राजनीतिक अधिकार की उन्हें भी अपेक्षा थी। इस तरह से इनकी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि हो गई और ये पूरे भारत पर अधिकार करने, उपनिवेश स्थापित करने के सपने देखने लगे थे। दूसरी बात थी सेना पर व्यय की पूर्ति हेतु अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों ने बड़ी सेना यहाँ पर रखनी शुरू कर दी। जो उनकी सेना थी उसका व्यय बहुत ज़्यादा था। शांति काल में उसका व्यय का निर्वहन करना इनको मुश्किल पड़ रहा था। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने इसके लिए अपना एक तरीका निकाला। उन्होंने भारतीय नरेशों के मामलों में हस्तक्षेप शुरू किया तथा उनको आपस में लड़ाकर एक दूसरे से, और उत्तराधिकारी वाला अगर कोई मामला हो तो उनको उलझाकर उनके लिए कृत्रिम रूप से ही सही ऐसी परिस्थितियां निर्मित करने का प्रयास किया कि उन नरेशों को या उत्तराधिकारियों को यह महसूस हो कि उनको अंग्रेजों की या फ्रांसीसियों की सहायता की आवश्यकता है, सेना की आवश्यकता है, और ये भाड़े के सैनिक के रूप में अपने सैनिकों को उपलब्ध कराने को तत्पर होने लगे। इस तरह से अपने सैन्य व्यय की पूर्ति के लिए ये तरीका उन्होंने ईजाद किया, ये तरीका उन्होंने अपनाया। कर्नाटक एवं हैदराबाद की परिस्थितियाँ। हैदराबाद के निजाम की 21 मई 1748 को मृत्यु हो गई। उसका ज्येष्ठ पुत्र गाजीउद्दीन दिल्ली में था। सामान्य तौर पर जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वह उत्तराधिकारी होता था पिता का। यद्यपि मुस्लिम परंपरा में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी शक्ति उसके हाथ में शक्ति
शक्ति के साथ वह सिंहासन पर कब्जा कर लेता था, किंतु फिर भी सामान्य परंपरा थी। गाजीउद्दीन जो दिल्ली में था ज्येष्ठ पुत्र, उसने यहाँ आने से मना कर दिया। निजाम का दूसरा पुत्र था नासिर जंग और निजाम की पुत्री का पुत्र मुजफ्फर जंग। इन दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। इसी प्रकार कर्नाटक में वहाँ के नवाब दोस्त अली का दामाद चांदा साहब, जो मराठों के कारावास में था, नवाब बनने का महत्वाकांक्षी था। कर्नाटक के उस समय के नवाब अनवरुद्दीन के विरोध में अनेक लोग थे। चांदा साहब के द्वारा डुप्ले से सहायता की याचना की गई। परिणाम स्वरूप डुप्ले ने चांदा साहब और मुजफ्फर जंग में एक गुप्त संधि हो गई, जिसके अनुसार डुप्ले इन दोनों को राज सिंहासन प्रदाय करने में सहायता प्रदान करेगा। डुप्ले की योजना थी कि दक्षिण का मुगल सूबेदार एवं निजाम दोनों ही उसके हाथ में आ जाएं, उसके हाथ की कठपुतली हो जाएं, और इससे फ्रांसीसियों को अत्यधिक लाभ होगा। इस प्रकार डुप्ले ने कर्नाटक में चांदा साहब की मदद की और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग की मदद की तथा उनके सहयोग से अंततः इनको सफलता प्राप्त हुई। ये उत्तराधिकारी के रूप में थे, इनको सफलता मिल गई और ये शासक वहाँ के हो गए। दोनों स्थलों पर फ्रांसीसियों की सफलता से अंग्रेज आतंकित हो गए। अंग्रेजों ने हैदराबाद में दूसरे दावेदार जो नासिर जंग था और कर्नाटक का दूसरा नवाब पद का दावेदार मोहम्मद अली को सहायता देना प्रारंभ किया। इस प्रकार यह संघर्ष और युद्ध दोनों स्थलों के प्रतिद्वंदियों में कम और अंग्रेज और फ्रांसीसियों में कहीं अधिक थी, क्योंकि ये अपना सैन्य व्यय और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए इनको लड़ाना चाहते थे और इसमें अंततः ये सफल रहे। भारत में राजनीतिक अधिकार की अभिलाषा। अंग्रेज एवं फ्रांसीसी दोनों भारत में राजनीतिक अधिकार करने के अभिलाषी थे। भारतीय नरेशों को अपने प्रभाव में रखने अथवा पूर्णतः उनके राज्यों पर अपना अधिकार करना इनका लक्ष्य था कि इन्हें अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके। इस कारण से दोनों में संघर्ष शुरू हुआ था। तो भारत में राजनीतिक अधिकार की अभिलाषा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों को थी और इसीलिए आपस में यहाँ पर लड़ रहे थे और युद्ध का यह कारण बना था। आर्थिक लाभ प्राप्त करना। फ्रांसीसियों और अंग्रेज दोनों ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ भारतीय क्षेत्र से प्राप्त करना चाहते थे। यद्यपि यह व्यापारिक कंपनियां थीं, किंतु राजनीतिक अधिकार के माध्यम से भी आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहती थीं। इस कारण इनका परस्पर संघर्ष या द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। व्यापार में वृद्धि प्राप्त करना। दोनों कंपनियां मूलतः व्यापारिक कंपनियां थीं। भारतीय क्षेत्र में अधिक से अधिक व्यापार में वृद्धि करना चाहती थीं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। इस कारण से, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही था, आपसी प्रतिस्पर्धा, और उसी प्रतिस्पर्धा ने अंततः संघर्ष का रूप लिया। ये भी एक कारण था। सैनिक शक्ति में वृद्धि करना। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों ने भारतीय क्षेत्र में अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करना प्रारंभ किया। स्वाभाविक था कि सैनिक शक्ति और अस्त्र शस्त्र युद्ध के लिए ही प्राप्त किए जाते हैं और अंततः इनका प्रयोग युद्ध के रूप में होता है या युद्ध में होता है। दोनों ने अपने सैनिकों और अस्त्र शस्त्रों में वृद्धि की और उसका प्रयोग भी एक दूसरे के खिलाफ किया। तो सैन्य शक्ति में वृद्धि और शक्तिशाली होने के कारण भी युद्ध में दोनों ने हिस्सा लिया और एक युद्ध का कारण बना। तो ये कारण थे जिन कारणों से प्रभावित होकर द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। घटनाएं देख लेते हैं, कौन सी प्रमुख घटनाएं थीं। इस प्रकार फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चांदा साहब को और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को राज सिंहासन प्राप्त करने में सफलता प्रदान कराई या सफलता दिलाई। फ्रांसीसियों की सफलता से अंग्रेज आतंकित हुए तथा विपक्षियों को उन्होंने मदद पहुंचाना प्रारंभ किया। इस समय चांदा साहब ने अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए तंजौर पर आक्रमण किया। समय का लाभ उठाकर नासिर जंग ने अंग्रेजों की सहायता से कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। चांदा साहब तंजौर का घेरा उठाकर नासिर जंग का सामना करने लौटा। जिंजी नदी के तट पर नासिर जंग ने चांदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी सेना तीनों को एक साथ परास्त कर दिया। मुजफ्फर जंग ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। डुप्ले इस असफलता से निराश नहीं हुआ। उसने मछलीपट्टनम, त्रिवादी और जिंजी पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया और नासिर जंग पर भी आक्रमण किया और न केवल आक्रमण किया बल्कि उसे परास्त कर उसका वध करवा दिया तथा मुजफ्फर जंग को पुनः उसने नवाब बना दिया।
मुजफ्फरजंग ने फ्रांसीसियों को जिंजी और मछलीपट्टनम के नगर के साथ बहुत सारा धन दिया। डुप्ले को 2 लाख पाउंड नगद और 10,000 पाउंड की वार्षिक आय की जागीर दी गई। डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का सूबेदार भी घोषित किया गया। यह पदवी मात्र थी, यद्यपि इसका कोई वास्तविक अधिकार नहीं था, किंतु उसे सम्मानित किया गया। मुजफ्फरजंग ने फ्रांसीसियों के संरक्षण में चांदा साहब को कर्नाटक का नवाब स्वीकार किया। यह डुप्ले के यश गौरव को बढ़ाने वाली घटना थी और उसके चरम तक वह पहुंच गया था। इसी समय असंतुष्ट पठान सरदारों ने निजाम मुजफ्फरजंग का वध कर दिया। फ्रांसीसी सेनापति बुसी ने दूरदर्शिता से काम लिया तथा सलाबत जंग को हैदराबाद का निजाम बना दिया। उसकी रक्षा के लिए स्वयं बुसी हैदराबाद में रहा। इस तरह से 1751 में फ्रांसीसी सफलता और प्रभाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। यह डुप्ले की उपलब्धियों की चरम सीमा थी। दक्षिण का मुगल सूबेदार निजाम, सलाबत जंग और कर्नाटक का नवाब चांदा साहब फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के नियंत्रण में थे। निजाम सलाबत जंग ने 4 जिले राजमुंदरी या राजमहेंद्री जिसको कहा जाता है, चिकाबोल, एलोरा और मुस्तफ़ानगर के राजस्व की धनराशि फ्रांसीसियों को सैन्य व्यय हेतु प्रदान कर दी। इस तरह से द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की सफलता अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। डुप्ले की सफलता अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। स्थितियां इसके बाद बदली। अर्काट का घेरा एवं अंग्रेजों की सफलता। अंग्रेज अधिकारियों को फ्रांसीसियों की सफलता रास नहीं आ रही थी। उन्होंने फ्रांसीसियों के विरोध में तथा चांदा साहब के विरोध में मोहम्मद अली का सक्रिय समर्थन कर उसकी सहायता की तथा त्रिचनापल्ली में अंग्रेज सेना भेजी गई। मोहम्मद अली को चांदा साहब ने त्रिचनापल्ली में घेर लिया था। मोहम्मद अली पर चांदा साहब का सैनिक दबाव कम करने के लिए अगस्त 1751 में अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने चांदा साहब की राजधानी अर्काट को घेर लिया। अर्काट की रक्षा के लिए चांदा साहब ने अपने पुत्र को 4000 की सेना के साथ भेजा, किंतु छोटी सेना के साथ भी क्लाइव ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया और मजबूर होकर उसने वहाँ उसको सफलता प्राप्त नहीं होने दी। अर्काट में मजबूर होकर चांदा साहब ने त्रिचनापल्ली का घेरा उठा लिया और स्वयं तंजौर के राजा की शरण में चला गया। वहाँ चांदा साहब को मरवा दिया गया। अब अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब घोषित करा दिया। इससे डुप्ले की आशाओं पर तुषारापात हुआ। उसकी महत्वाकांक्षा नष्ट हो गई। फ्रांसीसी पक्ष कमज़ोर पड़ गया। इसकी सूचना जब फ्रांस तक पहुंची तो डुप्ले को वापस बुला लिया गया। उसके स्थान पर गोड्यूं को फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया, जिसने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली, जो पौंडीचेरी की संधि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जहाँ ये लग रहा था कि फ्रांसीसियों को बहुत लाभ मिल रहा है और बहुत सफल हुए थे, उनकी सफलता अंततः इस युद्ध के अंत तक समाप्त हो गई या बहुत सीमित हो गई। पौंडीचेरी की संधि 1754 में हुई गोड्यूं और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों ने इसकी शर्त थी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भारतीय नरेशों द्वारा प्रदत्त समस्त पदों और उपाधियों को त्यागने का निर्णय लिया। भारतीय नरेशों के परस्पर झगड़े में हस्तक्षेप न करने हेतु एक दूसरे को आश्वासन दिया कि अब ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी बात थी फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड तथा देवी कोटाई पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार किया गया। मछलीपट्टनम तथा आसपास के क्षेत्र से फ्रांसीसियों ने अपना अधिकार वापस लिया। चौथी शर्त थी दोनों कंपनियों के पास समान भूभाग हो, ऐसा निश्चित किया गया। शांति काल में दुर्गों का निर्माण न किया जाए, किलों का निर्माण न हो, न ही किसी प्रदेश की विजय यात्रा की जाए या उसको जीता जाए। छठी बात थी युद्ध की क्षतिपूर्ति के बारे में अलग से समझौता होगा। तय था कि अंग्रेजों को इससे लाभ होता। जब तक इस संधि का अनुमोदन गृह सरकारों से अर्थ फ्रांस के लिए फ्रांसीसी सरकार पेरिस में और इंग्लैंड के लिए लंदन की अंग्रेजों की सरकार, राष्ट्रीय सरकार से मतलब था। जब तक इस संधि का अनुमोदन गृह सरकारों द्वारा न हो, तब तक दोनों कंपनियां अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगी। आठवीं बात थी इस संधि की कुछ शर्तें जहाजरानी एवं सीमा संबंधी भी थीं।
बॉर्डर से संबंधित, सीमा से संबंधित और जहाजरानी से संबंधित, जहाज़ों की आवाजाही के विषय में भी कुछ बातें तय की गई थी। इस प्रकार से ये पौंडीचेरी की संधि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के पश्चात हुई थी। इसकी समीक्षा देख लेते हैं। पहली बात थी फ्रांसीसियों को क्षति हुई। फ्रांसीसियों को इस युद्ध से क्षति हुई। मछलीपट्टनम के आसपास का क्षेत्र उन्हें त्यागना पड़ा। अंग्रेज़ों को नवीन क्षेत्र प्राप्त हुए। फ्रांसीसियों के अधिकार भी पूर्व की तुलना में सीमित हुए। उनका अधिकार क्षेत्र सीमित हो गया, जितना उनका अधिकार था वो कम हुआ। तो फ्रांसीसियों को इस युद्ध से क्षति उठानी पड़ी, जबकि उनको बीच में ऐसा लग रहा था कि उनको बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है, किंतु वह लाभ अंततः जाता रहा। अंग्रेज़ों को लाभ, युद्ध तथा संधि से अंग्रेज़ों को लाभ हुआ। फोर्ट सेंट जॉर्ज एवं फोर्ट सेंट डेविड तथा देवी कोटाई के क्षेत्र उन्हें प्राप्त हुए। क्षतिपूर्ति के रूप में भी अंग्रेज़ों को लाभ प्राप्त हुआ। तीसरी बात थी गोड्यूं, जो कि डुप्ले के स्थान पर गवर्नर बनकर यहाँ फ्रेंच सरकार के द्वारा भेजा गया था। फ्रेंच गवर्नर गोड्यूं की नीति उचित थी। उसने समझौतावादी रुख अख्तियार किया था। यद्यपि फ्रांस में उसकी आलोचना हो रही थी, पूर्व गवर्नर डुप्ले के द्वारा उसकी आलोचना की गई थी, किंतु उसके द्वारा यथार्थवादी नीति का अनुसरण किया तथा समझौता किया गया पौंडीचेरी की संधि के रूप में। चौथी बात थी फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा सीमित हो गई। डुप्ले पूरे दक्षिण भारत तथा भारत पर राजनीतिक और आर्थिक अधिकार करने की महत्वाकांक्षा रखता था, किंतु उसकी यह महत्वाकांक्षा द्वितीय कर्नाटक युद्ध के पश्चात धराशायी हो गई। यद्यपि अभी भी फ्रांसीसियों ने पूरी आशा नहीं छोड़ी थी, किंतु फिर भी पूर्व की अपेक्षा उनकी स्थिति कमज़ोर हो गई थी। तो डुप्ले की जो महत्वाकांक्षा थी कि वह पूरे भारत पर अधिकार करने के सपने देखता था, भारत में एक छत्र राज्य, व्यापारिक एकाधिकार के जो उसके सपने थे, जो उसकी महत्वाकांक्षा थी, वह द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद निश्चित रूप से धराशायी हो गई थी। यद्यपि बीच में उसने उस स्थिति में पहुंचा दिया था कि कम से कम दक्षिण भारत में उसका पूर्ण नियंत्रण हो चुका था, किंतु अंततः रॉबर्ट क्लाइव ने जो दुस्साहस का अर्काट का घेरा डाल करके किया था, उससे उसको बड़ी सफलता मिली। लॉर्ड क्लाइव के बारे में आप जानते होंगे कि इसी ने प्लासी युद्ध में भी इसी तरह का कमाल किया था और उसकी बहादुरी के कारण बंगाल में अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हुआ था और दक्षिण में भी उसकी बहादुरी के कारण, अर्काट के घेरे के कारण अंग्रेज़ों को सफलता प्राप्त हुई थी। तो अंग्रेज अधिकारियों ने अपनी योग्यता का और दुस्साहस का प्रदर्शन किया, जिस कारण से वो सफल हो पाए थे। फ्रांसीसियों की आशा जीवित रही। पौंडीचेरी के संधि के पश्चात भी फ्रांसीसियों को प्राप्त क्षेत्र की आय अब भी 8 लाख रुपए वार्षिक थी, जबकि अंग्रेज़ों को जो क्षेत्र प्राप्त था उनकी आय मात्र 1 लाख ही थी। इस तरह फ्रांसीसी अधिक नुकसान में नहीं थे तथा उनकी आशा अभी भी जीवित थी। जो महत्वाकांक्षा, जो सपने डुप्ले ने पाले थे, फ्रांसीसियों ने देखे थे, वो पूरी तरह से अभी भी समाप्त नहीं हुए थे। उम्मीद की किरण, आशा की लौ उनके लिए अभी भी जल रही थी और वो अभी भी सफलता प्राप्त कर सकते थे। और इसी के कारण हम आगे देखेंगे कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का जन्म हुआ था, क्योंकि फ्रांसीसियों को अभी भी ऐसा लगता था कि सही ढंग से अगर युद्ध किया जाए, सही ढंग से नीति अपनाई जाती तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलती। ये बात भी उनको समझ में आ गई थी कि क्लाइव ने दुस्साहस का परिचय दिया था, यदि सही ढंग से उसको निपटाया गया होता, युद्ध सही ढंग से आक्रमण वहाँ पर किया गया होता भयभीत न होकर, तो उनको सफलता प्राप्त होती। इस तरह से फ्रांसीसियों को लगता था कि उनकी चूक के कारण वो असफल हुए थे, इसलिए उनको अभी भी आशा या उम्मीद थी कि वो आगे युद्ध करके और सही नीति अपनाकर सफल हो सकेंगे। गोड्यूं भी इसी प्रकार की उम्मीद रखता था। यद्यपि ये उनकी अभिलाषा यहाँ पर पूरी नहीं हुई। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि अंग्रेज़ों का अधिकार भारत में स्थापित हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों को अंतिम रूप से वांडीवास के युद्ध में जनरल आयरकोट ने अंतिम पराजय दी थी। काउंट लाली और बुसी को पराजित होकर कैद में जाना पड़ा था। ये तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात थी, जिसको अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में एक तरह से प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद, जिसमें फ्रांसीसी अधिक सफल हुए थे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के मध्य तक फ्रांसीसी अधिक सफल थे, किंतु अंततः अंग्रेज़ों ने पासा पलट दिया।
अर्काट के घेरे के बाद परिस्थितियां पलटी और अंततः अंग्रेज अधिक सफल हुए थे। तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध था।